हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड पादप कार्य की। पादप कार्य के अंदर हम पढ़ेंगे आपका आज लेसन नंबर 5 जिसका नाम है पादप जल संबंध। पादप जल संबंध के अंदर हम देखते हैं, आपको पता है कि भाई कोई भी जीव होता है उसकी जो कोशिका होती है उसके अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है, तो जीव द्रव्य के अंदर 90 से 95% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और इस जल के अंदर या इस जीव द्रव्य के अंदर या कोशिका के जीव द्रव्य के अंदर जीव की समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं। जीव की समस्त जैविक क्रियाएं होती है, इसलिए हम जल को क्या कहते हैं? जीवन का सुरभित रस भी कहते हैं। ठीक है भाई। तो अब हम बात करते हैं कि जीव द्रव्य के गुणों व उसमें होने वाली प्रक्रियाओं को समझने के लिए, मतलब जीव द्रव्य के गुणों व उसके में होने वाली प्रक्रिया को समझने के लिए उन भौतिक रासायनिक क्रियाओं या विधियों को समझना आवश्यक है जिनसे जीव द्रव्य क्या होता है? प्रभावित होता है। मतलब कोशिका के अंदर क्या है? जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य के अंदर अधिक मात्रा में कौन उपस्थित है? जल उपस्थित है। तो जल विभिन्न क्रियाओं को क्या करता है? माध्यम प्रदान करता है, और वो क्रियाएं इस माध्यम के द्वारा किस प्रकार से प्रभावित होती है उसका हम इसके अंदर क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो इसके अंदर हम पहला देखते हैं विसरण। अपना देखते हैं डिफ्यूजन या विसरण। विसरण क्या होता है? विसरण की हम पहले परिभाषा देखते हैं कि पदार्थ के अणुओं का अपने उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र में गमन क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। पदार्थ के अणुओं का अपने उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि अगर आप एक अगरबत्ती लेते हैं, ठीक है जी, इस अगरबत्ती को अगर आप एक कोने में, किसी कमरे के कोने के अंदर अगर आप जलाते हैं, तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो इसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे फैल जाते हैं, और पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाती है? इसकी सुगंध हो जाती है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए एक अमोनिया की बोतल को, अगर खुली अमोनिया की बोतल को आपने कमरे के अंदर रखा है, तो आप देखेंगे कि भी जो अमोनिया की जो गंध होती है वो धीरे धीरे वो पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाती है? फैल जाती है। अब ये जो गंध जो पदार्थ के अणु वो गमन करके किस प्रकार से फैले हैं, तो आपको पता है कि जो पदार्थ के जो अणु होते हैं उनके अंदर स्वयं की क्या पाई जाती है? गतिज ऊर्जा पाई जाती है। इस गतिज ऊर्जा के कारण ये अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? गमन करते हैं, और धीरे धीरे इस पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाते हैं? ये फैल जाते हैं। तो इनके देखिए सांद्रता अणुओं की कहां पर अधिक थी? इस जगह पर जहां पर अपने अगरबत्ती जलाई है, या फिर अमोनिया की बोतल के अंदर अमोनिया के जो अणु थे उनके अंदर क्या है? इसकी सांद्रता अधिक है, और इन्होंने अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण की क्रिया के द्वारा क्या किया? गमन किया, और गमन करने के बाद में ये धीरे धीरे पूरे कमरे के अंदर क्या हो गए? फैल गए। ठीक है भाई। तो ये अपना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करना? गमन करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अब पदार्थ के अणु मतलब पदार्थ, आपको पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव्य व गैस। ठोस, द्रव्य व गैस। तो ठोस, देखिए भाई, विसरण की क्रिया तीनों ही में ही होती है। ठोस में भी होती है, द्रव में भी होती है, और गैस में भी होती है। परंतु विसरण की जो क्रिया दर होती है, विसरण की जो दर होती है, इन तीनों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। विसरण की दर आपको पता है सर्वाधिक किसमें होगी? गैस में होगी। विसरण की दर सर्वाधिक किसमें होगी? गैस में होगी। उससे कम किसमें होगी भाई? द्रव के अंदर होगी। और उससे कम किसमें होगी? ठोस के अंदर होगी। मतलब जो गैस के कण है वो एक दूसरे से क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं, तो दूर होने के कारण इनमें विसरण क्या होगा? अधिक होगा। द्रव के अंदर गैस के अणुओं से थोड़े पास में होते हैं, इसलिए इसके अंदर विसरण की जो दर है वो गैस से क्या होगी? कम होगी। और ठोस के अंदर
आपको पता ही है ठोस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, पास पास, अत्यधिक पास में होते हैं, इसीलिए इसके अंदर विसरण की दर क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो सर्वाधिक विसरण का जो गुण है वो किस में पाया जाता है, गैसों के अंदर पाया जाता है। विसरण होता सभी में, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, गैस में भी होता है। और मान लीजिए आपने यहाँ पर एक गैस ली है, और गैस को अगर आप देखोगे तो गैस के जो अणु वो कमरे के अंदर जल्दी फैलेंगे, ठीक है भाई। द्रव के अणु इतने नहीं फैलेंगे, ठीक है। तो ठोस के अणु एकदम ही विसरण क्रिया नहीं करेंगे, करेंगे मगर तो बहुत ही क्या होगी, इसके अंदर कम होगी दर इसकी। तो हम बात करते हैं विसरण के अंदर, हमने एग्जाम्पल देखा भी। अब आगे हम बात करेंगे कि विसरण की एक और परिभाषा आती है जिसमें हम देखते हैं कि स्वतंत्र विसरण क्या होता है। एक आता है अपना स्वतंत्र विसरण। तो हम देखते हैं स्वतंत्र विसरण के बारे में। स्वतंत्र विसरण के अंदर क्या होता है कि एक आपने मान लीजिए ये अपना कोई कमरा है, इसके अंदर हमने ली यहाँ पर दो गैसें O2 व CO2। अब मान लीजिए O2 की सांद्रता यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर क्या है, कम है। यहाँ पर क्या है, इसकी सांद्रता कम है। यहाँ पर CO2 की सांद्रता क्या है, अधिक है, और यहाँ पर क्या है, कम है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि O2 के अणु अपने उच्च सांद्रता से कहाँ की ओर गमन करेंगे भाई, निम्न सांद्रता की तरफ गमन करेंगे। और CO2 के अणु कहाँ की ओर गमन करेंगे, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई जब दो पदार्थ के अणु विसरण की क्रिया करते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही क्या करते हैं, विसरण करते हैं। मतलब CO2 के अणु किसको प्रभावित नहीं करेंगे, O2 के अणुओं को, और O2 के जो अणु है वो किसको प्रभावित नहीं करेंगे, CO2 के अणुओं को। तो ये आपस में क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से गति करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र विसरण कहते हैं। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो विसरण को प्रभावित करने वाले तीन कारक होते हैं, तापमान, विसरण की दर, घनत्व, और चौथा है अपना विसरण दाब प्रवणता। तो हम पहला देखते हैं तापमान। सीधी सी बात है, पदार्थ के अणुओं में क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा। ठीक है भाई। इस गतिज ऊर्जा के कारण क्या होता है, इनके अंदर विसरण की क्रिया होती है। अब मान लीजिए पदार्थ के अणुओं को अगर आप ताप देते हो, ताप प्रदान करते हो, तो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ती है। और गतिज ऊर्जा से बढ़ने के कारण विसरण की क्रिया भी पदार्थ के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो तापमान बढ़ाने से विसरण की दर क्या होती है, बढ़ती है। तापमान बढ़ाने से विसरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो तापमान विसरण की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब नेक्स्ट है अपना घनत्व। घनत्व, अगर किसी गैस का, अगर आप पदार्थ के घनत्व की बात करें तो विसरण की दर पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए भाई, विसरण की दर पदार्थ के घनत्व के वर्ग के, पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात किसी गैस का अगर घनत्व अधिक है, घनत्व क्या है, अधिक है, तो उसके अंदर विसरण भी क्या होगा, अधिक होगा, कम होगा। विसरण उसके अंदर क्या होगा, कम होगा। अगर उसका घनत्व क्या है, कम है, घनत्व क्या है, कम है, तो विसरण इसके अंदर क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि हमने पीछे देखा है कि विसरण की जो दर है वो पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो घनत्व बढ़ेगा तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर घनत्व कम होगा तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं विसरण दाब प्रवणता। विसरण दाब प्रवणता के अंदर हम देखते हैं कि अगर पदार्थ की सांद्रता अधिक है तो पदार्थ अधिक सांद्रता से कहां पर गमन करता है, कम सांद्रता की तरफ क्या करता है, गमन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विसरण दाब प्रवणता कहते हैं। और इसके कारण, विसरण दाब प्रवणता के कारण जो पदार्थ के जो अणु है वो क्या करते हैं, विसरण करते हैं। नेक्स्ट अपना महत्व, विसरण का क्या महत्व है। तो विसरण पादपों के अंदर किस प्रकार से काम में आता है, कि विसरण का पहला महत्व है कि यह वायुमंडल व पादपों के मध्य O2 व CO2 का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये उत्तक है अपने, और ये क्या है अपनी
रंध्र है पत्तियों के अंदर। अब मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अंदर की तरफ है, पादप के अंदर की तरफ, मान लीजिए O2 की मात्रा कितनी है भाई, 2% है, और बाहर की तरफ O2 की मात्रा कितनी है, मान लीजिए 4% है। तो जो O2 का जो सांद्रता है, मतलब ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो कहाँ की तरफ अधिक है, बाहर की तरफ अधिक है, और बाहर की तरफ अधिक होने के कारण हमने क्या पढ़ा है, विसरण कहाँ से होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। तो जो O2 के अणु है वो कहाँ की तरफ प्रवेश करेंगे, अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। अगर मान लीजिए यही अपोजिट होता, अगर मान लीजिए अंदर 4% और बाहर कितना है, 2% ऑक्सीजन की सांद्रता, तो जो पदार्थ के अणु है या जो ऑक्सीजन के अणु है, जो गैस के अणु है, वो कहाँ से कहाँ की तरफ गमन करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ। तो ये थी अपनी पहला कि वायुमंडल व पादपों के मध्य O2 व CO2 का क्या कराना, आदान प्रदान। इसी प्रकार से क्या होता है, CO2 का आदान प्रदान होता है। ठीक है भाई, CO2 की सांद्रता मान लीजिए बाहर अधिक है तो कहाँ की तरफ गमन करेगी, अंदर की तरफ। अगर अंदर अधिक है तो कहाँ की तरफ गमन करेगा, CO2 बाहर की तरफ क्या होगा, विसरित होगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में जल वाष्प का विसर्जन। अब मान लीजिए पादपों के अंदर जल अवशोषण की क्रिया होती है, और जल अवशोषण के दौरान मान लीजिए पादप के अंदर क्या हो गया, अत्यधिक मात्रा में जल प्रवेश कर गया, तो जल है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन के अंदर भी कौन सहायक होता है, विसरण सहायक होता है। नेक्स्ट है खनिज लवणों का निश्चेष अवशोषण, मतलब खनिज लवणों का इसके अंदर क्या होता है, निष्क्रिय अवशोषण होता है विसरण की क्रिया के द्वारा। किस प्रकार से, देखिए अपनी जो पादप की जो मृदा होती है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, और इन खनिज लवणों की जो गमन होता है, निष्क्रिय रूप से गमन होता है। आगे हम पढ़ेंगे भी खनिज लवणों के अवशोषण के अंदर, तो खनिज लवणों का अवशोषण है वो किस रूप में होगा, इसके अंदर निष्क्रिय रूप में होता है। और निष्क्रिय रूप में होने में कौन सहायक होता है, विसरण, क्योंकि बाहर भूमि के अंदर खनिज लवणों की सांद्रता क्या है, अधिक है, और अंदर पादप के अंदर क्या है, कम है। तो इस कारण जो मूल की जो कोशिकाएं होती है उनको क्या कर लिया जाता है, उनके द्वारा खनिज लवणों का क्या कर लिया जाता है, विसरण के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। तो ये थे अपने विसरण के महत्व। ठीक है भाई, 3 पहले हमने देखा विसरण की परिभाषा, पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। फिर हमने देखे एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी एक कमरे के अंदर अगर आप अगरबत्ती को जलाते हो तो उसके जो कण है वो धीरे धीरे पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और फैलने के बाद में क्या होता है, एक साम्य अवस्था आती है। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक अगरबत्ती जलाई तो इसके कण पूरे कमरे में फैल जाते हैं, तो फैलने के बाद में इसके अंदर क्या होती है, साम्य अवस्था आ जाती है। साम्य अवस्था आने के बाद में ये क्या हो जाते हैं, इनकी जो सांद्रता है वो चारों पूरे जो क्षेत्र है उसमें क्या हो जाती है, समान रूप से वितरित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा स्वतंत्र विसरण। स्वतंत्र विसरण के अंदर हम देखते हैं कि भी अगर मान लीजिए दो पदार्थ के अणु अगर आपस में एक साथ मान लीजिए विसरण कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। मतलब जैसे मान लीजिए O2 है तो वो स्वयं की सांद्रता ही प्रभावित होगा, न कि CO2 की सांद्रता से प्रभावित होगा, तो उसे हम कहते हैं स्वतंत्र विसरण। बाद में हमने देखा प्रभावित करने वाले कारक 3 है, तापमान, विसरण घनत्व और विसरण दाब प्रवणता। नेक्स्ट हम देखें इनके महत्व। ये था अपना विसरण। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने पारगम्यता की। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पारगम्यता। पारगम्यता, पारगम्यता का अर्थ क्या होता है कि कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर पदार्थों को प्रवेश करने में क्या होता है, ये सहायक होता है पारगम्यता। तो कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ है वो गमन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि भी पदार्थ के अणुओं का कोशिका द्रव्य के अंदर गमन करना क्या कहलाता है, पारगम्यता कहलाता है या पारण कहलाता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो अपनी कोशिका है उसके अंदर मान लीजिए क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के बाद में कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बाद में अपना क्या आता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य।
ठीक है भी। अब कोई भी पदार्थ को या किसी भी पदार्थ का कोशिका भित्ति को पार करना है तो कोशिका भित्ति पदार्थ को किस किस पदार्थ को क्या करती है, कोशिका के अंदर जाने देती है। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, सभी पदार्थों को क्या करती है, कोशिका के अंदर जाने देती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पारगम्य झिल्ली कहते हैं। पारगम्य झिल्ली मतलब ये विलय व विलायक, विलय व विलायक दोनों के अणुओं का क्या करती है, पारण करती है। तो कोशिका जो भित्ति है वो क्या कहलाती है, अपनी पारगम्य झिल्ली कहलाती है। पारगम्य झिल्ली मतलब कोशिका जो भित्ति है उसमें तो पदार्थ के अणुओं को अंदर की तरफ भेज दिया, अब बाद में साइटोप्लाज्म के अंदर या कोशिका द्रव्य के अंदर भेजने का कार्य किसका है, कोशिका झिल्ली का। तो कोशिका झिल्ली विलय व विलायक के अणुओं को मतलब विलायक के अणुओं को तो जाने देती है, विलायक के अणुओं को जाने देगी, परंतु विलय के अणुओं को रोक देती है। ठीक है भी। तो जो अपनी जो कोशिका झिल्ली होती है ये क्या करती है, विलायक के अणुओं को तो क्या कर देती है, पारण कर देती है, परंतु विलय के अणुओं को क्या कर देती है, ये रोक देती है। और इसके अंदर क्या होता है कि विलय के अणुओं को रोक तो लेती है, परंतु कुछ ही विलय के अणुओं को क्या करती है, ये कोशिका द्रव्य के अंदर प्रवेश करने देती है। कुछ ही विलय के अणुओं को क्या करवाती है, प्रवेश करने देती है। मतलब कोशिका झिल्ली एक प्रकार से क्या करती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के रूप में ये क्या करती है, कार्य करती है। मतलब हमने देखा कोशिका भित्ति विलय व विलायक के अणुओं दोनों को किसके अंदर जाने देती है, कोशिका के अंदर जाने देती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो ये किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करती, परंतु जो कोशिका झिल्ली है वो विलायक के अणुओं को तो स्वतंत्र रूप से किसके अंदर प्रवेश करने देती है, कोशिका द्रव्य के अंदर, परंतु जो विलय के अणु होते हैं उसके अंदर से कुछ है कि विलय के अणुओं को क्या करवाती है, कोशिका द्रव्य में प्रवेश करवाती है। और बाकी जो अनुपयोगी होते हैं, जो अनावश्यक जो विलय के अणु होते हैं उनको क्या कर रखती है, बाहर ही रखती है। तो ये क्या करती है, एक प्रकार से चयन करती है या विलायक में से विलय के अणुओं का क्या करती है, विभेदन करती है। तो इसीलिए हम इसको विभेदात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। विभेदात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है भी। नेक्स्ट अपनी झिल्ली आती है वो होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली के अंदर क्या होता है कि ये विलायक के अणुओं को तो पार कर देती है, विलायक के अणुओं का गमन होता है, परंतु विलय के अणुओं को रोक लेती है। रोक लेती है। ठीक है भाई। तो इसके अंदर हम देखते हैं पारगम्यता। पारगम्यता मतलब पदार्थ के अणुओं का कोशिका द्रव्य के अंदर क्या करना या कोशिका के अंदर क्या करना, प्रवेश करना, क्या कहलाता है, पारगम्यता कहलाता है। और पारगम्यता के अंदर हम देखते हैं कि सबसे कोशिका के अंदर झिल्लियां होती है। पहली सबसे भारी भित्ति कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति विलय व विलायक दोनों को स्वतंत्र रूप से गमन कराती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है भाई। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं पारगम्य झिल्ली चयनात्मक या विभेदात्मक झिल्ली या अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है। ठीक है भाई। तो
ये क्या है, अपनी पारगम्य है। दूसरी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कैसी है अभी, विभेदात्मक या चयनात्मक, मतलब विलायक के अणुओं को जाने देती है परंतु विलय के अणुओं को क्या करती है, चयन करके अंदर भेजती है, तो इसलिए हम इसको चयनात्मक या विभेदात्मक। कई प्रकार की झिल्लियां होती है, वो सिर्फ क्या करती है, विलायक के अणुओं को ही जाने देती है और विलय के अणुओं को क्या कर लेती है, रोक लेती है। जैसे हम ये देखते हैं, ये मान लीजिए विलायक के अणु है, विलायक के अणुओं को तो क्या कर देती है, इसके अंदर से गमन कर देती है, परंतु विलय के जो अणु होते हैं उनको ये क्या कर लेती है, रोक लेती है। इसे हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट आता है अपना अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली सीधी सी बात है, ऐसी झिल्ली जो न तो किसको जाने दे, विलय को, और न ही किसको जाने दे, विलायक को जाने दे। तो ये था अपना टॉपिक पारगम्यता। ठीक है भाई, आप ये ध्यान रखना, कोशिका भित्ति कैसी होती है, पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, विभेदात्मक या चयनात्मक। और अर्धपारगम्य झिल्ली जो सिर्फ किसको जाने दे, विलायक को, किसको रोक ले, विलय के अणुओं को। इसको हम एग्जाम्पल ले तो जो पशु होते हैं, पशु की जो मूत्राशय झिल्ली होती है, मूत्राशय झिल्ली, वो क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है। इसे हम चरमपत्र भी कहते हैं। और नेक्स्ट जो अपना अपारगम्य झिल्ली है, उसका हम उदाहरण देखते हैं, काग व क्यूटिकल। ये पिछली साल बोर्ड के अंदर भी पूछा गया कि भी अपारगम्य झिल्ली के उदाहरण दीजिए, तो अपारगम्य झिल्ली के उदाहरण है काग व क्यूटिकल। तो क्यूटिकल आपको पता ही है, पादपों की पत्तियों के ऊपर उपत्वचा पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल। और ये क्या करती है, विलय व विलायक दोनों के ही पारण को रोकती है। अधिकांश मरुदविद जो पादप होते हैं उनकी पत्तियों पर पाई जाती है। काग या कोर का आपको पता ही है। और अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है परासरण। नेक्स्ट अपना टॉपिक है परासरण, 3 नंबर। परासरण की पहले हम देखते हैं परिभाषा। तो इसके अंदर हम देखते हैं पदार्थ के अणुओं का, पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर गमन करना परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। ठीक है भाई, ये है परासरण की परिभाषा। परासरण पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर गमन करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब परासरण का जो गुण है वो सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है भाई, द्रव के अंदर पाया जाता है। परासरण का गुण किस में पाया जाएगा, द्रव के अंदर पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए एक प्रयोग, तो हम देखते हैं थीसल की प्रयोग। थीसल की प्रयोग के अंदर क्या होता है कि हम एक पात्र लेते हैं, बीकर। इस बीकर के अंदर हम लेंगे शुद्ध विलायक। क्या लेंगे भाई, शुद्ध विलायक। ठीक है। और इस बीकर के अंदर हम क्या कर देते हैं, उल्टी कीप को रख देते हैं। एक उल्टी कीप को इसके अंदर क्या करते हैं, रखते हैं। इस उल्टी कीप के निचले सिरे के ऊपर क्या लगा देते हैं भाई, चरमपत्र या अर्धपारगम्य झिल्ली को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। और इस कीप को एक स्ट्रैंड के द्वारा यहाँ पर क्या कर देते हैं, टिका देते हैं।
एक स्टैंड के द्वारा इसको क्या करते हैं, तेज के ऊपर टिकाए रखते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, बीकर के अंदर शुद्ध जल भरते हैं और जो अपनी जो कीप होती है इसके अंदर हम लेते हैं शर्करा का विलयन, शर्करा का विलयन। और इस विलयन के स्तर को हम रखते हैं एक बार इतना मान लीजिए, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, शर्करा का विलयन। कुछ समय पश्चात इस स्थिति में रखने के बाद में हम देखते हैं कि ये जो स्तर होता है वो क्या बढ़ जाता है, थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। ये जो स्तर होता है अपना वो क्या हो जाता है, थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है। वह जो बीकर का जो विलयन का जो स्तर है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। विलयन का जो बीकर का जो स्तर होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। मान लीजिए विलयन का बीकर का जो स्तर है वो इतना है अपना, और कुछ समय पश्चात विलयन का जो विलायक का जो स्तर है वो कितना हो जाता है अपना, थोड़ा कम हो जाता है। मान लीजिए इतना रह गया, ठीक है। और इस ये जो स्तर है वो क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ जाता है इतना। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो विलायक के अणु है, मतलब पदार्थ के अणुओं की सांद्रता कहां पर अधिक है भाई, बाहर की तरफ अधिक है। बाहर की तरफ अधिक है तो विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ क्या करेंगे, गमन करेंगे। यहाँ पर देखिए शर्करा का विलयन है, शर्करा का विलयन मतलब यहाँ पर क्या है, जल प्लस चीनी, मतलब विलायक प्लस विलय। तो विलायक की मात्रा यहाँ पर क्या है, कम है, और विलायक की मात्रा अधिक कहां पर है, बीकर के अंदर है। तो विलायक की मात्रा अधिक बीकर के अंदर होने के कारण तो विलायक के जो अणु हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए कहां पर प्रवेश कर जाते हैं, कीप के अंदर। और ये जो स्तर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखिए हमने बात की थी जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है वो विलय के अणुओं को पार नहीं करती, विलय के अणुओं को पार नहीं करती। तो जो चीनी के जो अणु है वो यहाँ पर मतलब अंदर की मतलब कीप के अंदर से बीकर के अंदर बाहर की ओर नहीं आएंगे, ठीक है भाई। तो फिर बचा कौन, विलायक के अणु। तो गमन किसके अंदर होगा, विलायक के अंदर होगा। तो विलायक के अंदर गमन होगा तो विलायक की सांद्रता अधिक कहां पर है, बीकर के अंदर, और कम कहां पर है, कीप के अंदर। तो ये जो विलायक के अणु है वो कीप के अंदर क्या हो जाएंगे, परासरण की क्रिया के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। ये था अपना थीसल कीप प्रयोग, ठीक है भाई। थीसल कीप प्रयोग के अंदर हम देखते हैं कि जो विलायक के अणु है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए किसके अंदर प्रवेश कर गए, कीप के अंदर। और कीप का जो स्तर है वो क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया। कुछ समय पश्चात कीप के विलायक के अंदर या जल के अंदर व बीकर के जल के अंदर क्या हो जाती है, साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। और साम्यावस्था स्थापित होने के बाद में परासरण की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये था अपना थीसल की प्रयोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं परासरण दो प्रकार से होता है। एक तो होता है अंतःपरासरण, अंतःपरासरण, दूसरा होता है बहिःपरासरण। अंतःपरासरण के अंदर हम क्या देखते हैं, अगर आप किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखते हैं, कोशिका को अगर अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तो जल के अणु कोशिका के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। इस क्रिया को अगर हम डायग्राम से देखना चाहे तो इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने कोशिका रख दी, मान लीजिए हमने कोशिका ली एक, और यहाँ पर क्या है अपना बीकर के अंदर क्या है, अल्प परासरी विलयन। अल्प परासरी विलयन का अर्थ ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो, कम हो। मतलब यहाँ पर एक प्रकार का हम क्या लेंगे, तनु विलयन लेंगे, तनु विलयन,
ठीक है भाई। और जो कोशिका रस होता है, मतलब कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है, उसकी सांद्रता से इसकी सांद्रता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्प पराशरी, मतलब तनु विलयन एक प्रकार से, इसको हम कहेंगे अल्प पराशरी विलयन। अगर आप किसी कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं, अल्प पराशरी विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो, कम हो, तो कुछ समय पश्चात ये जो विलायक के अणु है वो किसमें प्रवेश करने लगते हैं, कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। तो इस घटना को हम कहते हैं अंतःपरासरण। ठीक है भाई, इसको हम क्या कहते हैं, अंतःपरासरण। दूसरा आता है अपना बहिःपरासरण। बहिःपरासरण, बहिःपरासरण के अंदर किसी कोशिका को यदि हम अति पराशरी विलयन में रखते हैं, किसी कोशिका को हम क्या करते हैं, अति पराशरी विलयन में रखते हैं, तो अति पराशरी का अर्थ ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो, अधिक हो। मतलब यहां पर आपने मान लीजिए क्या लिया है, अत्यधिक सांद्र विलयन लिया है, सांद्र विलयन, और इसकी जो सांद्रता है वो किससे अधिक है भाई, कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है या जो कोशिका रस है उसकी सांद्रता से क्या है, अधिक है। तो सांद्रता बाहर की तरफ क्या हो गई, कम हो गई, सॉरी अधिक हो गई, और अंदर की तरफ क्या हो गई, सॉरी जो सांद्रता है जल के अणुओं की, जल के अणु की मतलब जो विलायक की सांद्रता है वो अंदर की तरफ क्या हो गई, अब अधिक हो गई, और बाहर की तरफ क्या हो गई, कम हो गई। तो अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो जल के अणु है वो कहां से कहां की ओर प्रवेश करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ प्रवेश करते हैं, मतलब कोशिका से बाहर की तरफ निकल कर आएंगे किसमें, बीकर के अंदर। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, बहिःपरासरण। बहिःपरासरण में हम क्या करते हैं, कोई भी एक कोशिका अति पराशरी विलयन के रूप में आपने मान लीजिए जल प्लस चीनी ली, और जल प्लस चीनी का इतना सांद्र घोल लिया कि जो कोशिका के अंदर जो जल है, कोशिका के अंदर जो जल की जो सांद्रता है वो इस जल की सांद्रता से क्या है, कम है। मतलब बाहर क्या है, जल कम है, और अंदर जल की मात्रा या जो विलायक की मात्रा वो क्या होगी, अधिक होगी। तो जल के जो अणु है वो कहाँ की तरफ आ जाएंगे, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या हो जाएंगे, गमन कर जाएंगे। अब यहाँ पर हम सांद्रता किसकी देखेंगे, दोनों जल के अणुओं की देखेंगे, ठीक है ना भाई। तो जल के अणु कहाँ की तरफ कम है, बाहर की तरफ कम है, अंदर की तरफ क्या हो गए, अब अधिक हो गए, क्योंकि हमने बाहर जल में क्या मिला रखी है, चीनी, तो जिससे जल क्या हो गया, कम हो गया। मतलब ये जो विलयन है वो अपना क्या हो गया, अति सांद्र हो गया। तो ये जो जल के अणु है वो कहाँ की तरफ आ जाएंगे, बाहर की तरफ। तो इस घटना को हम कहते हैं बहिःपरासरण। तो परासरण दो प्रकार से होता है, अंतःपरासरण व बहिःपरासरण। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट अपना परासरण का महत्व। परासरण काम क्या आता है पादपों के अंदर, तो परासरण के द्वारा मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण होता है, तथा पौधों के अंदर जो जल होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या करता है, गमन करता है। जैसे मान लीजिए पादप है, पादप के अंदर तीव्र वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल की हानि होगी। जल की हानि होने के कारण इसकी जो मूल की जो कोशिकाएं हैं, अब मान लीजिए भूमि है उसके अंदर जल की मात्रा क्या है, अधिक है, तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ की ओर गमन करेगा, अंदर की तरफ या कम सांद्रता की तरफ गमन करेगा। तो एक प्रकार से मूल रोम द्वारा जल अवशोषण में क्या है, सहायक है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, मतलब पादप के अंदर जैसे मान लीजिए दो कोशिकाएं हैं, तो इस कोशिका के अंदर जल की मात्रा अधिक है और इस कोशिका के अंदर जल की मात्रा क्या है, कम है, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या होगा, परासरण की क्रिया होगी और जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आगे की तरफ क्या होता रहता है, स्थानांतरित होता रहता है। जैसे मान लीजिए अब इसमें जल की मात्रा कम हो गई और इससे आगे वाली कोशिका में जल की मात्रा अधिक है, तो ये कहाँ की ओर प्रवेश कर जाएगा, दूसरी इस वाली कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कोशिका की स्फीति अवस्था, मतलब कोशिका को नियमित आकार में बनाए रखना, मतलब कोशिका जैसी फूली हुई है उसको उसी आकार में बनाए रखने का कार्य भी कौन करता है, परासरण करता है। अब हम इसके अंदर देखते हैं अंतः परासरण के अंदर क्या होता है, जल के अणु क्या करते हैं, अंदर की तरफ क्या करते हैं, इसके अंदर प्रवेश करते हैं। परंतु बहिःपरासरण के अंदर जो कोशिका का जो द्रव्य है वो सारा का सारा कहाँ की तरफ आ गया, बाहर की तरफ आ गया, क्योंकि बाहर सांद्रता क्या थी, कम थी, अंदर सांद्रता क्या थी, अधिक थी। तो
बाहर सांद्रता कम का मतलब ये नहीं है कि भी विलयन सांद्र नहीं है अपना, ये बात ध्यान में रखना। हम यहाँ पर सांद्रता किसकी देख रहे हैं, जल की, ठीक है ना। तो जल सारा बाहर आता है, जल सारा बाहर आ जाने के कारण जो कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है वो सिकुड़ कर एक बीच में क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। सिकुड़ कर बीच में क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, जिससे कोशिका क्या हो जाती है, पिचक जाती है। आपको इस प्रकार से पिचकी हुई दिखाई देगी। अगर कोशिका पिचक गई तो इसके अंदर जितनी भी होने वाली क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं, वो क्या हो पाएगी, सही ढंग से संपन्न नहीं हो पाएगी। तो कोशिका की स्फीतीय अवस्था बनाए रखना, मतलब कोशिका का नियमित आकार बनाए रखना भी परासरण के द्वारा क्या होता है, सहायक होता है। जल का पौधों के विभिन्न अंगों तक वितरण, जैसे कि हमने बात की कि भी मूल के द्वारा, मतलब मूल रोम की जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा जल का अवशोषण होता है और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का क्या होता रहता है, स्थानांतरण। इसी प्रकार से जो जल है वो पूरे पादप के अंदर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तरुण कोशिकाओं की वृद्धि, मतलब जो नवजात जो कोशिकाएं हैं उनकी वृद्धि में ये क्या होता है, सहायक होता है परासरण। जैसे आपने देखा बीज जब अंकुरित होता है तो अंकुरित होने के लिए उसको क्या चाहिए, जल की आवश्यकता। वो जल का खनिज लवणों का क्या करता है, अवशोषण करता है परासरण के द्वारा। पादपों को हिमकरण, पादपों को हिमकरण व शुष्कन से बचकाना, मतलब सर्दियों के अंदर व गर्मियों के अंदर, मतलब सर्दियों के अंदर तो मतलब उसको जैसे मान लीजिए जम जाने से, फ्रीजिंग होने से कोशिकाओं के अंदर, उससे बचाना। और शुष्कन के अंदर जैसे मान लीजिए गर्मी होती है अत्यधिक, तो गर्मी के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती तो पादपों से जल क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में बाहर निकलेगा। तो उस जल की पूर्ति को कौन कम करता है, परासरण करता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली वीडियो में कल।